स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नाटकीय और अहम मोड़ पर बात करेंगे जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये वो दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक उग्र रूप धारण किया। कहानी स्वदेशी आंदोलन की और उस सूरत स्प्लिट की जिसने इतिहास के पन्नों पर एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। आखिर एक आसानी से चलने वाला आवेदन और प्रार्थनाओं पर टिका आंदोलन अचानक से विदेशी कपड़ों की होली जलाने तक कैसे पहुंच गया? एक शांत सा विरोध 20वीं सदी की शुरुआत में इतना उग्र और क्रांतिकारी कैसे हो गया? आइए इस बदलाव के असली कारणों को ढूंढते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। उस समय दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे मॉडरेट्स यानी नरम दल के पुराने तरीके, वही पिटिशन, प्रेयर और प्रोपेगेंडा। उनका मानना था कि कानूनी दायरे में रहकर ब्रिटिश सरकार से गुजारिश करने से ही सुधार आएगा। और दूसरी तरफ आई नई एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल की उग्र मांग, पूर्ण स्वराज, बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था दोस्तों। अब लड़ाई सिर्फ कुछ अधिकार मांगने की नहीं रह गई थी, बल्कि खुद के शासन यानी सेल्फ रूल की शुरू हो चुकी थी। अब सोचिए, ये उग्र सोच आई कहां से? दरअसल जब दादाभाई नेहरू और आरसी दत्त जैसे कद्दावर नेताओं ने ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया तो एक कड़वा सच सामने आया। भारत का पूरी तरह से आर्थिक शोषण हो रहा था। ये साफ हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारा ध्यान रखने नहीं बल्कि हमारी दौलत लूटने यहां बैठा है। पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे आक्रोश और बढ़ा। और इस भयंकर निराशा के बीच बाल गंगाधर तिलक और औरोबिंदो घोष जैसे नेताओं ने लोगों में एक नई जान फूंकी। अपने अतीत के प्रति गर्व और भविष्य में खुद पर शासन करने की क्षमता, इन सब पर आत्मविश्वास जाग रहा था। लोगों को समझ आ गया था कि अब पुराने शांत तरीके बेसर हैं। और इस बढ़ते आत्मविश्वास को सिर्फ देश के अंदर से नहीं बल्कि दुनिया भर की घटनाओं से भी बहुत बल मिला। यूरोप की अजेयता यानी ये भ्रम कि यूरोपियन ताकतों को तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये बुरी तरह टूट चुका था। कैसे? 1896 में इटली को इथियोपिया ने धूल छटा दी। उसके बाद बोअर वॉर्स में ब्रिटेन को तगड़े झटके लगे और सबसे हैरानगेज किस्सा हुआ 1905 में, जब एक छोटे से एशियन देश जापान ने विशाल रशिया को हरा दिया। इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवादियों में एक जबरदस्त जोश और विश्वास भर दिया कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम भी इस ब्रिटिश एम्पायर को हरा सकते हैं। एक तरफ देश में ये जोश उबल रहा था और दूसरी तरफ वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के दमनकारी कदम इस बारूद के ढेर में चिंगारी बन गए। उन्होंने राष्ट्रवाद की इस लहर को दबाने के लिए 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट और प्रेस की आज़ादी छीनने के लिए इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास कर दिया। ये बिल्कुल उकसाने वाले कदम थे, लेकिन जो कदम इस आंदोलन को उसके चरम पर ले गया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वो था 1905 का बंगाल विभाजन। अब यहां ब्रिटिश सरकार की चालाकी देखिए। उन्होंने बंगाल को बांटने के पीछे आम जनता को क्या कारण बताया? उन्होंने बहाना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी प्रशासनिक सुविधा का। उनका कहना था कि इतने बड़े प्रांत को चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन असली मुद्दा कुछ और ही था। असली इरादा था बंगाल को कमजोर करना, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का एक नर्व सेंटर बन चुका था। भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के रूप में तोड़ने की ये एक सोची समझी चाल थी। और ये टाइमलाइन बेहद खूबसूरती से दिखाती है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। दिसंबर 1903 में पहली बार विभाजन की घोषणा हुई थी। शुरुआत में मॉडरेट्स ने विरोध किया, पेटिशंस भेजे, लेकिन सरकार ने सारी बातें अनदेखा कर दी और जुलाई 1905 में विभाजन तय कर दिया। इस एरोगेंसी के जवाब में जनता का गुस्सा फूट पड़ा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बॉयकॉट रेजोल्यूशन यानी बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया और आखिरकार अक्टूबर 1905 में औपचारिक रूप से विभाजन लागू हो गया। इस दिन को पूर्ण रूप से पार्टीशन डे के तौर पर देखा गया। 16 अक्टूबर 1905 ये वो दिन था जब बंगाल औपचारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन जनता ने इस फैसले को कैसे लिया? उन्होंने इसे दुख, शोक और उपवास के दिन के रूप में मनाया। लोगों ने गंगा में स्नान किया, सड़कों पर निकलकर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, जो कि उनकी अटूट एकता का प्रतीक था। और यही वो समय था जब वंदे मातरम इस पूरे आंदोलन का राष्ट्रीय गीत बन गया। ये जमीनी स्तर पर लोगों का दुख और एकजुट होने का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा था जिसकी ब्रिटिश सरकार ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी।
सरकार को लगा था कि बंगाल को तोड़कर वो इस उठते हुए विरोध को दबा देंगे, लेकिन उनका यह दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। ये चिंगारी अब सिर्फ बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई थी। बंगाल में अश्विनी कुमार दत्ता ने कमान संभाली, तो वहीं पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक ने मोर्चा खोल दिया। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, और दूर दक्षिण मद्रास में वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने मास मूवमेंट शुरू कर दिया। देखते ही देखते जो समस्या सिर्फ बंगाल की थी, वो अब पूरे राष्ट्र का आंदोलन बन चुकी थी। तो अब इस नए एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल के नेताओं की रणनीति क्या थी? उन्होंने आवेदन और पत्र लिखने के पुराने और ठंडे तरीकों को छोड़कर सड़क पर उतर आने का रास्ता चुना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और चौराहों पर सरेआम उनकी होली जलाई गई। विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करके राष्ट्रवादी तर्ज पर नेशनल एजुकेशन काउंसिल्स बनाई गई, जिसमें औरोबिंदो घोष की भूमिका अहम रही। आम जनता को जोड़ने के लिए स्वदेश बांधव जैसी समितियों यानी वॉलंटियर ग्रुप्स का गठन किया गया। और सबसे दिलचस्प बात, अपने पारंपरिक त्योहारों को सियासी जागरूकता फैलाने का जरिया बना दिया गया। इस पूरे स्वदेशी आंदोलन का एक बेहद अहम और प्रेरणादायक हिस्सा था आत्मशक्ति, जिसका सीधा सा अर्थ है आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। ये सिर्फ इस बारे में नहीं था कि हम ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे, ये इस बारे में था कि हम अपना सामान खुद बनाएंगे। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, जैसे बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री का खुलना या दक्षिण भारत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना। ये सारे ठोस कदम थे आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जा रहा था। इस विरोध ने और किन रणनीतियों के जरिए जोर पकड़ा? बीजी तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सवों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया, राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने और जनता को एकजुट करने के लिए। सड़क नाटक और लोकगीतों के जरिए इन संदेशों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव आया मजदूर वर्ग के जुड़ने से। ट्यूटिकोरिन और तिरुनेलवी की विदेशी कॉटन मिल्स में और पंजाब के रेलवेज में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भारी हड़तालें हुईं। अब ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का नहीं, बल्कि हर वर्ग का आंदोलन बन गया था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा हुआ, वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर की दरारें भी बढ़ती गईं। 1905 के बनारस अधिवेशन में पार्टीशन का विरोध तो जरूर हुआ, लेकिन मॉडरेट्स इस पूरे विरोध को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट्स इस बॉयकॉट को एक फुल मास स्ट्रगल बनाकर पूरे देश में ले जाना चाहते थे। 1906 आते आते कैलकाटा अधिवेशन में शांति बनाए रखने के लिए स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, लेकिन आखिरकार सबर टूट ही गया और 1907 के सूरत अधिवेशन में मतभेद इतने बढ़ गए कि पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। इसे ही इतिहास में हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आखिरी सवाल उठता है, क्या किसी आंदोलन का बिखरना उसकी प्रगति को रोक देता है, या फिर ये एक ऐसी नई, ज्यादा पुख्ता और बुलंद मांग को जन्म देता है जिसे कोई हरा नहीं सकता? सूरत स्प्लिट ने कांग्रेस को भले ही थोड़े वक्त के लिए तोड़ दिया हो, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि भारतीयों की आज़ादी की भूख अब सिर्फ एप्लीकेशंस और पिटिशन से शांत नहीं होगी। स्वदेशी आंदोलन ने आगे आने वाले विशाल मास मूवमेंट्स की एक ऐसी मजबूत नींव रख दी थी जिसने आज़ादी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।